अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कप्तान ठीक हो तो कमजोर टीम भी जीत जाती है। ये टीम में कप्तान बनने की दौड़ शुरू हुई, टीम में ग्रुप बन गए। जावेद मियांदाद कप्तान बने, वसीम अकरम भी कप्तान बने, लेकिन कामयाबी ना मिली। सचिन तेंदुलकर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे, भारत के कप्तान बने। टीम में इख्तलाफात ने सर उठाया तो सचिन तेंदुलकर जैसा कप्तान नाकाम हो गया। ब्रायन लारा जैसा कप्तान वेस्ट इंडीज को कोई वर्ल्ड कप ना जितवा सका, क्योंकि कप्तान खुद नहीं, टीम अहम होती है। मेरे कप्तान की टीम भी कुछ ऐसे ही है। इस टीम में भी ग्रोहबंदी है, ओहदों और वजारतों की दौड़ लगी हुई है। मेरे कप्तान खुद भी कह चुके हैं कि उन्हें कई लोग ओहदों और वजारतों के लिए फोन करते हैं। कप्तान की टीम के दो खिलाड़ी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई सबके सामने है। क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? इलेक्शन में टिकटों के झगड़े और ग्रोहबंदी की वजह से शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के ही एक नौजवान सलमान नईम से इलेक्शन हार गए। बात यही खत्म नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की हार के बाद जहांगीर तरीन हरकत में आए और आजाद जीतने वाले इसी नौजवान को तहरीक इंसाफ में ले आए। क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? मेरे कप्तान की टीम में इसी ग्रोहबंदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को उस्मान बुज़दार जैसा कमजोर वज़ीर आला दिया। इस सूबे में उस्मान बुज़दार, अलीम खान, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और चौधरी परवेज इलाही अपनी अपनी जगह कप्तान हैं, यानी सूबा 1 और कप्तान 5। क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? जहांगीर तरीन नाअहली के बावजूद मुतहर्रिक हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाये होने वाले सीनियर सहाफी शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और वजीर खजाना असद उमर में सर्द जंग पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। मुआशी महाज पर जहांगीर तरीन मेरे कप्तान को वजीर खजाना के बरक्स तजावीज दे रहे हैं। तरीन अब मईशत की बहाली के लिए IMF के पास जाने के ना सिर्फ मशवरे दे रहे हैं, बल्कि वो कई लोगों को मेरे कप्तान से भी मिलवा चुके हैं। जहांगीर तरीन असद उमर की मुआशी पॉलिसियों से ना सिर्फ नाखुश बल्कि मुखालिफ हैं। असद उमर शुमाल हैं तो जहांगीर तरीन जुनूब। क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? मेरे कप्तान मैदान में मौजूद हैं, लेकिन इस अंदरूनी धींगा मुश्ती की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है। मेरे कप्तान और उसकी टीम का मुकाबला अब सिर्फ ऑपोजिशन के सियासतदानों से नहीं, बल्कि अवाम के लिए बढ़ती हुई महंगाई से है। मेरे कप्तान का मुकाबला मशरकी सरहद पर मुसलसल खतरा बने भारत से है। मेरे कप्तान का मुकाबला दहशतगर्दी से है। मेरे कप्तान का मुकाबला पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करने वाली बैरूनी कुव्वतों से है। मेरे कप्तान का मुकाबला पाकिस्तान की मुसलसल तबाह होती मईशत से है। मेरे कप्तान का मुकाबला पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र मुबादला से है। मेरे कप्तान का मुकाबला कमजोर होते हुए रुपए से है। मेरे कप्तान का मुकाबला बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और फिरका वारियत से है। इन सब चीजों से मुकाबला कप्तान अकेला नहीं कर सकता। यह जंग जीतने के लिए जरूरी है कि कप्तान के खिलाड़ी आपस में लड़ना बंद करें। कप्तान अपनी टीम में पड़ने वाली फूट को खत्म करे, और अगर यह सब कुछ कर लिया तो फिर बनेगा नया पाकिस्तान। क्योंकि यह सिर्फ मेरे कप्तान, उसकी टीम या ऑपोजिशन का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत का मामला है। यह पाकिस्तान का मामला है। यह मेरे कप्तान की नहीं, पाकिस्तान की जीत का मामला है। इस जीत के लिए कप्तान ने अपनी टीम को नहीं, बल्कि ऑपोजिशन को भी अपने साथ खड़ा करना है। क्या मेरे कप्तान अपनी टीम के साथ साथ ऑपोजिशन को भी अपने साथ मुतहद कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान को दरपेश हकीकी मसाइल पर काबू पा सकेंगे? इसी पर बात करेंगे। साथ होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सदाकत अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से जनाब मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद चौधरी साहब और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर रिपोर्टर शहबाज राना। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि मईशत को ठीक किस तरह करना है। इकॉनमी का जो मसला है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आज हर बैठक का ही टॉपिक है। जहां पे भी 4 लोग इकट्ठे हों वो ये डिस्कस करते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। इन्वेस्टर्स, सिर्फ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स नहीं, बाहर का इन्वेस्टर तो खैर वैसे ही बड़ा परेशान था, लेकिन पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी अब सोचता है कि मैं क्या अब इस मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। हालात चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, अखबारों की जो जीनत बन रही है वो ये है कि सिर्फ
हमारे कप्तान का, इमरान खान साहब का मुकाबला ऑपोजिशन के साथ नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद से सदाकत अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच। नवीद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में आने के लिए शिरकत की। शहबाज राना साहब सीनियर रिपोर्टर हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं तमाम पैनलिस्ट से इजाजत लेते हुए सबसे पहले, क्योंकि इनकी स्टोरी है आज, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी इन्होंने दी है, मैं चाहूंगा सबसे पहले इनसे इस सिलसिले में बात की जाए। शहबाज, आज आपने स्टोरी दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर और आपने कहा कि मिनी बजट जो आने वाला है 23 तारीख को, इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी जो है वो बड़ा प्रेशर है फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब के ऊपर। जरा आप थोड़ी सी डिटेल बताइएगा इसके बारे में। जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। आपको याद है कि इमरान खान साहब जब वो अपनी कैंपेन चला रहे थे इलेक्शंस की, तो दो चीज़ों पे उनका बड़ा फोकस था। एक उनका था कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो गया, और दूसरा उनका जो गवर्नेंस है उसको हम बेहतर करेंगे। तो इक़्तिदार में आने के बाद उनका करप्शन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस है। जो गवर्नेंस का जो एलिमेंट और ख़ासतौर पर इकनॉमिक गवर्नेंस का, उसके ऊपर अभी तक जो हुकूमत है PTI की, वो अपनी ग्रिप नहीं कर सकी। आल्दो इन्होंने एक स्पेशल एडवाइजर भी लगाए हुए हैं जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास काम अभी तक हमारे सामने नहीं आया। उनको 3 माह दिए गए थे। जो आज की स्टोरी है वो बुनियादी तौर पर ये है कि जो विद इन द PTI है, असद उमर साहब वजीर खजाना है, लेकिन असद उमर साहब के अलावा भी वजीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त बहुत सारे लोगों से जो है वो फॉर्मली इनफॉर्मली वो ले रहे हैं, उनसे अपनी ओपिनियंस ले रहे हैं, रिकमेंडेशंस ले रहे हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम अब ये आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन मिल रहा है। एक तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल अपनी जगह पे काम कर रही है, उसके बाद जो विद इन द PTI है, जहांगीर तरीन साहब उनका एक बहुत अहम रोल रहा है PTI को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अब उसी तरह का रोल वो चाह रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हुकूमत को सख्त मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, हुकूमत जो वजारत खजाना थी शुरू में IMF के फौरी तौर पर प्रोग्राम के जाने में हक में थी, लेकिन नवंबर 2018 में एक मीटिंग हुई थी इतवार के दिन बनी गाला में। वहां पे एक प्लान B की बात हुई थी और उस प्लान B को सपोर्ट करने वालों में जहांगीर तरीन साहब का भी एक अहम रोल था। उसके बाद जब प्लान B के ऊपर या वजारत खजाना ने अपने एक प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया, तो एक नई लाइन ऑफ एक्शन ली गई थी कि अब हम बहुत ताखीर कर रहे हैं। और अब जहांगीर तरीन साहब जो इस स्टोरी के मुताबिक जो मैंने की है, वो उनके जो कुछ लाइक माइंडेड लोग थे उनको वो साथ लेकर आए, जिसमें IMF के कुछ जो हुक्मरान IMF के जो कुछ ऑफिशियल्स थे माजी में, जो अब रिटायर हो चुके हैं। मसूद अहमद वो पाकिस्तानी बॉर्न है। एक अभी IMF के जो ऑफिशियल है वो जो मिस्र में वो IMF के हेड है वो थे। 2 बिजनेसमैन थे जो वज़ीर आज़म साहब के जाती दोस्त हैं, आरिफ नकवी साहब और शुजात नदीम साहब। इन सब लोगों की 2 मुलाकातें हुई पीर और मंगल वाले दिन वज़ीर आज़म साहब से। वो जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में असद उमर साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं। और उसमें जो काफी टेंस माहौल में इनकी डिस्कशन हुई, उसमें जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि ये काम नहीं कर रहे, और जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो बहुत एक काइंड ऑफ वो फ्रंट पे आ रहे थे और अपनी जो अपनी व्यू है उसको फोर्स कर रहे थे। इसमें 2 सवालात सामने आ रहे हैं। अगर इस वक्त मुल्क में 2 वजीर खजाना होंगे, एक फॉर्मली और एक डिफेक्टो, तो फिर जो अकाउंटेबिलिटी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसका क्या एक तरीक़ाकार होगा, इसका मेयार क्या होगा। आज अगर फैसले नहीं हो रहे तो क्या हम ये एक जहांगीर तरीन साहब को एक फॉर्मली या इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली इनफॉर्मली उनको एक रोल देके, क्या हम असद उमर साहब को ये एक्सक्यूज नहीं दे रहे कि अगर कोई गलत फैसला वो करते हैं, ये वो डिलेड एक डिसीजन हो रहा है, तो उसमें जो पार्टी के अंदर एक डाइजेंटिक एक व्यू आ रहा है और एक कोशिश हो रही है कि अपना एक किला क्रिएट किया जाए विद इन द क्यू ब्लॉक और विद इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो क्या इसकी वजह से जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है हमारी वो इफेक्ट नहीं होगी? मंसूर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एक क्रॉस रोड के ऊपर है। एक्सटर्नल सेक्टर में आपको जो मुश्किलात हैं, अगर आपने दोस्त ममालिक से कुछ पैसे ले लिए, ये पैसे सिर्फ हमारे जून 2019 तक के लिए काफी है, उसके बाद हमारा जो मसाइल है वो बहुत सीरियस किस्म के हो जाएंगे। अच्छा, मुझे शहबाज एक बात जरा क्लियर कर दीजिए, मैं क्योंकि टाइम की कमी है, मैंने आगे भी जा रहा है, एक बात जरा मुझे क्लियर कर दीजिए कि IMF के पास जाने के हवाले से असद उमर साहब जाना चाहते हैं और जहांगीर तरीन साहब नहीं जाना चाहते, या इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड? मुझे जरा ये क्लियर कर दीजिए। ये अक्टूबर नवंबर 2018 में यही पोजीशन थी जो आप बयान कर रहे हैं।
अच्छा। अब लग ऐसे रहा है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जिन लोगों को अपने साथ लेके गए थे वो मसूद अहमद थे, जो आईएमएफ के सेंट्रल एंड मिडिल ईस्ट जो रीजन है उसके वो साबिक हेड थे, रिटायर हो चुके ठीक है। हैं। और दूसरे जो रजा बाकिर साहब थे जो मिस्र में अभी आईएमएफ के मौजूदा उनके कंट्री हेड है, इनको साथ जहांगीर तरीन साहब लेके गए थे। ठीक है। इससे मैसेज ये आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त जो है वो आईएमएफ में जाने के हक में है। असद उमर साहब जो है उनका ये ख्याल है और ये पब्लिकली वो बयान भी कर चुके हैं कि आईएमएफ में हम उस वक्त जाएंगे जब आईएमएफ की जो शराइत है वो पाकिस्तान के मफाद में होंगे। मैं और समझ दूसरा गया। ये जो ज्यादा मुझे इजाजत दीजिएगा, इस पोजीशन में होगा कि उन सदाकत शराइत पर अमल अब्बासी कर साहब से अगर सवाल ना किया तो यहां पर ज्यादती होगी। सदाकत अब्बासी साहब, ये सारी बात आपके साथ बैठे शहबाज राना साहब की जो मैंने सुनी है, मुझे दो चीजें इसमें से क्लियर हो रही हैं, आप जरा इसके ऊपर चाहिए कमेंट कीजिएगा। एक कि डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि जाना किधर है। दरअसल में पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, वो तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई एम एक्चुअली फीलिंग फॉर द कैप्टन राइट नाउ, इमरान खान साहब के लिए कि ऐसी सिचुएशन में दरअसल में वो करें क्या, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का एक अपना इन्फ्लुएंस और असद उमर साहब जो उनके फाइनेंशियल विजर्ड हैं जिन्होंने एक्चुअली सब कुछ प्लान करना है, उन दोनों के दरमियान लगता है मामला फंस गए हैं। ये जो इनडिसीजन है ये इस वक्त हमें ज्यादा हर्ट कर रहा है रादर देन इस चीज के कि आप आईएमएफ के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन कोई फैसला ना कर पाना दरअसल में हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। सदाकत अब्बासी साहब। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, मैंने इनकी राना साहब की पूरी बात सुनी है। आपको शायद अंडरस्टैंड करने में मसला कोई मुश्किल आई है। इन्होंने हरगिज नहीं कहा कि सिमत का मामला है, इन्होंने कहा दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है कि पहले सीधा सीधा आईएमएफ के पास जाएं और मईशत को उसके बाद ठीक करें, और एक यह है कि मईशत इस हालत में लेके जाएं कि हमें आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज जो है, उनकी जो शराइत है वो हमें एक्सेप्ट या जबरदस्ती ना माननी पड़े। तो मंसूर साहब, जिस तरह हर बात में दो राय होती हैं, इसी तरह मईशत के एक मसले को हल करने के लिए भी तीन चार ऑप्शन होते हैं। अगर विद इन द पार्टी और विद इन द गवर्नमेंट कोई डिस्कशन होती है बिफोर इट कम्स फॉरवर्ड एज अ पॉलिसी, 21 करोड़ लोगों की बात है, दिन रात हमारी बहस मुबासे होते हैं, हमारे तू तकार होती है, हम एक बात को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने कप्तान के सामने रखते हैं कि कौन सा रास्ता उस मंजिल के लिए बेहतर है। मंजिल वो है इकॉनमी जिसको मुस्लिम लीग नून डबो के चली गई, इतना डबो के चली गई मंसूर साहब कि एक महीने में 1.8 अरब डॉलर खाली खसारा है। हम सऊदी अरब से पैसे लेके आए, हम चाइना से पैसे लेके आए, यूएई से लेके आए, सऊदी अरब से आज 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। लेकिन ये सारा कुछ जो जरदारी साहब और नवाज साहब कर्जे चढ़ा के चले गए, जो करंट अकाउंट का खसारा छोड़ के चले गए, वो महीनों में उड़ जाता है। इसलिए इतनी बड़ी मुसीबत, अगर जितने आप और हम सारे कंसर्न हैं आज, अगर 5 साल पहले कंसर्न होते, इसहाक डार साहब को ये डॉलर क्राइसिस ना करने देते, तो आज शायद आप भी इतना परेशान हो के मेरे कप्तान से अपीलें ना करते और लोग भी बात ना करते। बिल्कुल सब सही हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो नया बजट आ रहा है ये कोई टैक्स लगाने का बजट नहीं है, ये नया बजट इकोनॉमी को जो हमने स्टडी किया, जो चेंजेस की, उसके बाद एक नई शेप आई है। अब इसको मजीद रिफाइन करने के लिए इजाजत दीजिएगा, मैं आगे ये क्योंकि आपने नून लीग के ऊपर ये बात लाने के लिए मंसूर साहब हमें ये चीजें करनी है। तो नया पैकेज आ रहा है, नया सेटअप पैकेज आ रहा है, नया सेटअप आ रहा है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आसानियां पैदा करेंगे इंशाल्लाह। नया सेटअप तो नहीं आ रहा ना, सेटअप ऑफ पॉलिसीज, सेट ऑफ पॉलिसी। अब सेटअप में क्या है, प्रोग्राम का टॉपिक चेंज हो जाए, मैं कि कोई किसी और तरफ चला जाऊं। मलिक साहब, ये आपकी खबर है कि ख्वाहिश है, ये भी बता दें। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने मुझे कहा है, मैं समझा शायद कोई मुझे ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। मलिक साहब, ये सारी आपने सर इनकी गुफ्तगू सुनी है। असल बात पता क्या है, मैं ना पिछले 4 महीने से जो मुख्तलिफ टॉक शोज मैंने देखे हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना, मैं 3 जुमले जो है ना वो मैंने इनके फिक्स कर लिए हैं, इसके ऊपर ये पूरी तरह कायम है। आप इनसे पूछे महंगाई क्यों हो गई है, आप इनसे पूछे जनाब बत्ती नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, कर्जे लिए जा रहे हैं हम, मामला हल किस तरह होगा, तो एक तो उनके पास जो जवाब नंबर 1, जनाब नून लीग और जरदारी साहब पिछले 10 साल ये कसूरवार हैं इसके, ये एक जवाब नंबर 1। जवाब नंबर 2 कि अभी तो मैं सिर्फ 4 महीने हुए, आप हमसे किस बात का हिसाब मांग रहे हैं। और जवाब नंबर 3 वो ये है कि हम पहली दफा हुकूमत में आए, तो ये अभी पहली दफा हुकूमत में आप हमारे पे एवं बिला वजह इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आपने जनाब 30 साल इनको बर्दाश्त किया, हमें क्यों नहीं करते। और एक चौथा जवाब है जो हम सहाफियों के लिए, वो आप लोगों के लिए नहीं, वो हम सहाफियों के लिए, कि जनाब आपने नून लीग से और पीपल्स पार्टी से लिफाफा ले लिया।
ये हमारे लिए वो हम अगर इनसे सख्त सवाल करेंगे, वो जिस तरह इन्होंने भी बीच में कहा ना, वो आप उनको मेरे कप्तान कहते हैं, तो वो मेरे कप्तान तो हैं और वो रहेंगे, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता, वो पूरे पाकिस्तान के कप्तान है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, ये मसला। देखिए, शुक्रिया मंसूर साहब। मैं जो सदाकत ने कहा, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर मैंने एक जॉली एक रिटोरिक देना और एक मैंने थोड़ा हिट करना हो सदाकत को, तो आई कैन डू इट इन अ मैनर जिसका फायदा कोई नहीं होगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखें, इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसका एक बड़ा सीरियस क्राइसिस है, और उसका सीरियस मोस्ट क्राइसिस ये है कि कैपेबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट मी। अच्छा, अब देखें, ये जो कह रहे हैं सदाकत, वो कहते हैं आपस में बातचीत हो रही है, उसमें क्या इनका गुनाह नहीं है, इनका गुनाह नहीं है, बिकॉज एक्चुअली आपने जब गवर्नमेंट संभाली तो वेयर यू आर टुडे, आई वाज देयर बिफोर। मार्गरेट थैचर की एक सेइंग है, डोंट स्पिट ऑन इट, ट्राई टू रिजॉल्व इट। जब मेरे पास गवर्नमेंट आई थी 2013 में, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में मुल्क छोड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली आई थॉट कि आई वुड डू बेटर। और जो मैंने जिन 3 चीज़ों पर वोट लिया था, मैंने उन 3 चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। आई डिड माई बिट इन दैट। मैंने लोड शेडिंग को कॉम्बैट किया, मैंने इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए कोशिश की, जो भी डिफिसिट्स थे उनको पूरा करने की कोशिश की, ग्रोथ बढ़ाई, 6.8 पे लाके। नहीं, लेकिन मलिक साहब, इसका ये इस आर्गुमेंट की ये जो आर्गुमेंट है ना कि पिछली गवर्नमेंट ने खराब किया, ठीक है, आप शुरू में ये कह सकते हैं, कितनी देर तक मैं सिर्फ इतना कहने लगा, अगर आज ये कंडीशन है कि इकोनॉमी पे बात करने के लिए सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि मुझे अपनी इन 6 माह में जो मैंने गुजार लिए हैं गवर्नमेंट के तौर पे 5 माह के अंदर जी, मैंने तो 2 मज़क्का खेज रीजंस देखे हैं। पहला, ग्रोथ आपकी डिक्लाइन पे है, डिफिसिट आपका इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेशन आपकी डबल है, आपके फॉरेन रिजर्व्स में $6 बिलियन की कमी सिर्फ 90 डेज में थी। ये सब तो इनकी गवर्नमेंट में हो रहा है ना। ठीक, आपने 11 बिलियन का डेट लिया, चाहे डेट सर्विसिंग के लिए लिया, मुझे इतराज नहीं है। IMF पे हम 22 मरतबा, मैं इतनी बार कह चुका हूँ कि इनको हिफज हो जाना चाहिए, हम 22 मरतबा IMF पे जा चुके हैं। 18 पैकेजेस हमने जो है यूटिलाइज किए हैं, 4 हमने सरेंडर किए हैं। डॉक्टर महबूबुल हक के पहले प्रोग्राम में हमारी ग्रोथ जो थी वो 6.1 पे गई। ठीक, ठीक। और प्रीवियस गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, पिछली गवर्नमेंट के साथ एक कंटिन्यूटी रही ट्रेड की, जो पीपल्स पार्टी की थी, कुछ कंटिन्यूटी रही 2002 से 2008 की भी। ठीक, अगर आप राइट फैक्ट मुझे याद है चॉइस साहब, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती है कि जिस दिन उन्होंने जरदारी साहब को अंदर कर दिया, जिस दिन बिलावल साहब को बंद कर दिया, ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि जनाब अब इस नए पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो सकता। देखिए, मैं अभी सारी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे वो फवाद चौधरी का वो फिक्रा याद आ रहा था जिस 2 रोज़ पहले उन्होंने नैब के ऊपर एक फिक्रा कसा था एक टॉक शो में कि जी नैब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तौहीन कर रहा है। हाँ, तो उससे जाहिर हुआ कि फवाद चौधरी वो बात कह रहा है जो हम कह रहे थे। हम यही कह रहे थे कि नैब और ये जितने भी इदारे हैं ये विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये केसेस नहीं बना रहे। ठीक, और ये बात बाय कर ली तहरीक इंसाफ ने हमारी बात का सबूत दे के, जब फवाद चौधरी स्पोक्स पर्सन ने खुद कहा कि नैब तौहीन कर रहा है, इसका मतलब है कि नैब वो डिलीवर नहीं कर रहा जो चाहिए। तो इसलिए, और फिर नैब के चेयरमैन एक बात कहता है कि प्री बारगेनिंग ना करूँ तो क्या करूँ, रिकवरी का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, ये 2 बातें जाहिर कर रही हैं कि ये तहरीक इंसाफ के जो आर्गूमेंट्स हैं सब फेल हैं। अच्छा, उसके आर्गूमेंट्स पे कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने कहा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नहीं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चॉइस साहब ने, उन्होंने कहा कि देखें वो खजाना भी आज पूछ रहा है कि मुझे 5 महीने हो गए, मुझे अब तक लूटा ही किसी मैं ने। उसी पे बात कर रहा हूँ ना। खजाने ने देख लिया अजदहा आगे। आज उन्होंने एक बात कही कि ये जो बजट आ रही है ये हमारा बजट आ रहा है। हाँ, पहला बजट ये नहीं था इनका जो पीछे अभी इन्होंने चंद महीने पहले दिया, ये हमारा बजट आ रहा है। फिर गलत ट्रैक पे चले गए और तवक्कुआत लोगों की बढ़ा रहे हैं। कल असद उमर ने जो बातें कही चैम्बर में बैठ के, कराची चैम्बर में, वो बात उन्होंने आज देख रहे हैं, और हकायक आपको नजर आ जाएंगे कि ये बजट, मिनी बजट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है इनको। ना कोई ये रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं, ना इनके पास रिलीफ पैकेज है, देंगे कहाँ से। अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है
कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। मैं चाहूंगा मेरी बात सुन लीजिए जी अवाम के अंदर ये चीज़ें इस पे, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आपने स्टार्ट पे कहा ये टीम, इसमें नॉट टीम का कसूर नहीं है। आप इमरान खान साहब को कैसे एक्सोनरेट कर रहे हैं? उनके अंदर डिसीजन पावर है ही नहीं है। नहीं सर, इज द प्राइम मिनिस्टर भाई ही हैजंट, उसके अंदर डिसीजन पावर है ही नहीं है। जो खुद कहता है मैं यूटर्न का डिसीजन लिया है ना कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ एहतसाब करना है, ये डिसीजन उन्हीं कहा का लिया उन्होंने, यूटर्न फिर ले लिया उस पे। नहीं वो एहतसाब उन्होंने जैसे कहा कि अलीमा किसी खान का तरह नाम आता है, यूटर्न ले जाते हैं। नहीं वो कायम है वो अपनी जगह पे, वो कहते हैं एनआरओ नहीं होगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। कौन सा एनआरओ हमने मांगा? नहीं तो आपने मांगा या नहीं मांगा, वो वैसे ही आपको इत्तला दे रहे हैं। उन्होंने खुद दे दिया, देखे ना, खुद दे दिया। जब अभी अलीमा खान वाला केस आया तो उन्होंने खुद एनआरओ दे दिया। ठीक, असगर खान वाले केस में खुद एनआरओ दे दिया, हमने तो नहीं मांगा, वो तो खुद दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि वो तो केस चलेगा, नहीं, असगर खान केस तो देखिए, चलेगा। उन्होंने तो दे दिया ना, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर आती आती है, है, मेरे उनके अंडर नहीं आती। हाँ। मुझे तो एक लतीफा याद आ रहा है इस पे, हाँ। जो आजकल रोज चल रहा है कि एक बंदा गधा बेच रहा था। टीवी पे बैठे ध्यान से। हाँ, एक बंदा गधा बेच रहा था, गधा बेच रहा था। पहले दिन उसने रेट निकाला 1000 रुपया गधे का। तो वहां से बादशाह वक्त गुजरा, उसने कहा भाई ये गधा मुझे चाहिए। उन्होंने कहा जी आज 5000 का है। उसने कहा ये क्यों है? तूने कल 1000 का कह रहे थे। उन्होंने कहा जी आप उससे कहा मैं तो कह बैठा हूँ। उन्होंने कहा जी जो इस पे बैठेगा तो इस पे आपको मदीना नजर आएगा। अच्छा, उसने अपने वजीर को कहा ऊपर बैठो। वजीर ने आंखें बंद की तो ना मक्का नजर आया ना मदीना नजर आना था। हाँ। उसने कहा ये क्या हो गया? उसने कहा नजर आया। उन्होंने कहा ये झूठा है, इसका ईमान कमजोर है, यहाँ ईमानदार बंदा बैठेगा। जी जब वो खुद बैठा, अब उसने कहा अगर मैं कहूँगा ये गलत है तो लोग कहेंगे तुम ही झूठे हो। हाँ। यही हिसाब इस तरीके इंसाफ का। वो इस वक्त मदीने की बातें कर रहे हैं लेकिन बातें समझ नहीं रहे, ना देख रहे कि हकायक क्या है। लोगों को रोजाना एक ही स्टोरी सुनाते हैं, एक ही स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा होने जा रहा है, सब अच्छा जाने जा रहा है। आज तो इनके अपने हवारियों ने कह दिया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया उन्होंने। हसन नसार ने आज कहा, आज हसन नसार ने कहा नहीं हवारी इस लिहाज से, वो फाउंडर थे, मैं इसलिए करेक्ट कर दूं, वो फाउंडर थे जिन्होंने तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, क्योंकि मैं विटनेस उसका। ठीक है वो और मायद अली जो मुशाहिद के भाई हैं, ये दो बंदों ने आर्किटेक्ट है बेसिकली तरीके इंसाफ के, और हमेशा उन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया है। आज वो खुद कह रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे इमरान खान ने लगा ट्रक की बत्ती के पीछे लग चुकी है पूरी कौम और ये इल्जाम लगाया। बहरहाल लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जनाब अच्छी चीजें किधर हो रही हैं, क्या हो रही हैं। शहबाज राणा साहब के पास एक ब्रेक के बाद चले और मैं ढूंढूंगा, हर सूरत ढूंढूंगा, क्योंकि मैं उन प्रोग्रामों में से प्रोग्राम नहीं करना चाहता कि जिसमें मैं ये कहूं कि जनाब सिर्फ सब कुछ बुरा हो रहा है। कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कोई अच्छी उम्मीद की किरण हमें नजर आनी चाहिए। मैं ब्रेक लूंगा, शहबाज राणा साहब से यही सवाल करेंगे कि बताएं अच्छा किधर हो रहा है इस वक्त। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादा किया था कि कुछ अच्छी खबर आपको देंगे, क्योंकि बार बार एक ही बात किए जाना कि जनाब बड़े बुरे हालात हैं। ठीक है, बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन कहीं तो उम्मीद की किरण नजर आएगी, कहीं तो अच्छी खबर होनी चाहिए। हमें हमारा फर्ज बनता है आप तक ये रिपोर्ट करें। शहबाज राणा साहब के पास ही चले गए। शहबाज साहब, आपने अपने पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो तो चले आपने बताया, और सदाकत अब्बासी साहब ने, उनका काम है, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया। उन्होंने कहा कि जनाब इंटरनल डिबेट है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी खबर क्या है इकोनॉमी के हवाले से? कहां पे हमारी डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन हमें नजर आना शुरू हुई है, जहां पे हम कहें कि हाँ ये चीजें पहले नहीं होती थी, अब होना शुरू हुई हैं। मंसूर साहब, आपके इस सवाल का जो जवाब है वो डायरेक्टली लिंक्ड है जो इस वक्त एक सूरत हाल है। असद उमर साहब की जो पार्टी में पोजीशन है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और जहांगीर तरीन साहब जो अपने लिए एक पोजीशन कार्व आउट करना चाह रहे हैं। एक जो अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है उसका ताल्लुक हमेशा टीम से होता है। अगर आप ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं, जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो दो बुनियादी इशू थे उस वक्त इनके सामने जो आज भी खड़े हुए हैं। पहला इशू था आपका जो गैर मुल्की अदायगियों का आपके ऊपर दबाव था, उसके लिए इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, मेरे ख्याल में उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये दोस्त ममालिक के पास गए और जाके इन्होंने फौरी तौर पर कुछ इनको कमिटमेंट्स मिली, जिससे इनको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। ये इनके लिए फौरी तौर पर एक बेहतरी आप कह सकते हैं। ये इसहाक डार साहब जब उस वक्त इक़्तिदार में आए थे 2013 में, जब वज़ीर ख़जाना बने, तो उन्होंने भी यही किया था। लेकिन मैं ये बात यहाँ पे कह दूं कि ये पॉलिसी सिर्फ साल 6 माह के लिए तो ठीक है, कर्जे लेके मुल्क चलाएंगे 5 साल तो फिर वही होगा जो PMLN छोड़ के गई है। दूसरा, आप इनका जो मसला था वो था बजट के ऊपर जो दबाव था। अब ये वो पॉइंट है जहां पे हुकूमत फिर यहाँ पे दबाव में नजर आ रही है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो इस वक्त जो है वो सेंट्रल चीज है। वजारत खजाना इस वक्त सेंट्रल पॉइंट है। वजारत खजाना में और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई, सिवाय एक चेयरमैन FBR लगाया गया। इस वक्त हुकूमत को जो सबसे ज्यादा मसला आ रहा है वो FBR में आ रहा है।
6 माह का जो उसका खसारा है वो 172 अरब रुपए का इनका शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यूज में। जो इनकी टैक्स बेस थी, जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट होती है, उसमें पिछले साल 17,53,000 लोग थे। जो लास्ट तारीख थी इस साल के जो रिटर्न फाइल करने की, वो 15 लाख तक रह गए हैं। ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पे हुकूमत को पट्टी पढ़ा दी है कि जो 15 दिसंबर 2017 में थे वो 12 लाख थे, अब 15 दिसंबर 2018 में वो 15 लाख हो गए। तो अगर इस हुकूमत ने पीछे देखना तो ये अच्छी कारकर्दगी है, अगर ये आगे देखना चाहते हैं और जो पोटेंशियल है लोगों को टैक्स नेट में लाने का, ये ठीक कारकर्दगी नहीं है। एक काम जो अच्छा हुआ जिसको मेरा ख्याल यहाँ पे रिकग्नाइज करना चाहिए, इसहाक डार साहब ने कैबिनेट की कुछ पावर्स ले ली थी जिसमें वो सप्लीमेंट्री बजट जो है वो इशू कर सकते थे। ठीक है, असद उमर साहब ने वो जो पावर्स हैं वो सरेंडर कर दी हैं। Okay, तीसरा इनका जो एक पॉइंट है जिसकी वजह से एक काइंड ऑफ कन्फ्रंट्रेशन भी है जहांगीर तरीन साहब में और उनका हुकूमती की जो इकोनॉमिक टीम है, वो है सब्सिडीज का जो इशू है। हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, जो गंदम की आपने बरामद करनी थी और जो आपने चीनी बरामद करनी थी, इसके ऊपर सब्सिडीज देने का। इस हुकूमत ने एक राइट फैसला किया है कि हम ये सब्सिडीज नहीं देंगे, ये एक अच्छा काम किया, लेकिन इसकी वजह से ही शायद थोड़ी सी जो है ना अंदर इनके एक मसले पैदा हो गए हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब ने बड़ी खूबसूरती से उस चीज को डिफ्लेक्ट किया है। नहीं, लेकिन शहबाज जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। ये शुगर के हवाले से आपने जो बात की, शुगर की कीमतें तो बढ़ गई हैं पिछले दिनों, तो सब्सिडी जो नहीं दी जा रही उसका नुकसान तो फिर अल्टीमेटली एक कॉमन पर्सन के ऊपर हो रहा है। नहीं मंसूर साहब, ये जो सब्सिडी एक्सपोर्ट की बात करें, अच्छा आप एक्सपोर्ट की बात करें, आलमी मंडी में कीमतें कम है तो इसलिए उसमें नुकसान होता है। उस नुकसान को पिछली हुकूमत पीएमएलएन की भी जो थी और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो बर्दाश्त कर। अच्छा, सदाकत अब्बासी साहब मुझे एक बात बताइए, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि जनाब 3 जवाब होते हैं, वो जो मर्जी सवाल कर लें पीटीआई से, उसके बाद 3 जवाब होते हैं, वो तीनों जवाबों में से कोई एक जवाब आप लोग ला के सामने रख देते हैं, जनाब ए गल है किसी, या तो वो आप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को आप बुरा भला कह देंगे, या आप कह देंगे जनाब हम अभी तो आए हैं, हमें टाइम ही कितना हुआ है, और तीसरा होता है कि जनाब अभी पहली दफा तो हमारे हाथ में हुकूमत आई है, अभी आप सब्र तो करें, हमें थोड़ा सा सीख तो लेने दें। सर लेकिन ये इस आर्गूमेंट की एक एक्सपायरी डेट है, ये आर्गूमेंट एक हद तक चलता है, ये हर हुकूमत करती है। आप अगर कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई वैसे बुरा नहीं नजर आ रहा, ये सब करते हैं। ये नून लीग ने पीपल्स पार्टी के दौर में किया था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई थी उन्होंने काफ लीग की हुकूमत के ऊपर इसी तरह ही सब कुछ कहा था। आप भी कर लें, लेकिन कितनी देर तक करेंगे, हमें एक टाइम बता दीजिए, क्योंकि नून लीग के हवाले से नवाज शरीफ साहब को भी अंदर फेंक दिया, अच्छा किया, अगर उन्होंने करप्शन किया बिल्कुल ठीक किया। शहबाज शरीफ साहब को भी आपने अंदर कर दिया, खुदा रहा जरदारी साहब को भी अंदर कर दें, और आपको जो पार्टी का हेड नजर आता है जिसका ऑपोजिशन ताल्लुक है उसको भी अंदर कर दें। सिर्फ ये बता दें कि ये आर्गुमेंट देना कब बंद करेंगे और पाकिस्तान कब उसके हालात कब ठीक होंगे, सिर्फ मुझे डेट बता दीजिए आज। मंसूर, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करूंगा। जैसे आपने कहा कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं, नहीं करूंगा। जैसे मलिक अहमद साहब ने कहा कि इनको भी हुकूमत मुश्किल में मिली थी, हमें भी मुश्किल में मिली। इधर आप मुश्किलात का कंपैरिजन कर लें। जब इनको मिली तो ये राना साहब बताएंगे कि $2.5 अरब सालाना खसारा था। हमें मिलती तो 5 अरब होता तो खैर थी, हमें मिली है तो $18.5 अरब का खसारा। मंसूर साहब, $18.5 अरब हमने कहीं से बंदोबस्त करके इनके उस सुराख को बंद करना ये छोड़ के। साहब ये सारी बातें हो चुकी हैं सर, ये बड़े टॉक शो हो चुकी हैं, आगे चले ना। अब कितनी देर तक हमने ये जरा खसारा एक्सप्लेन करें किस चीज का था किबला? सर वो डिबेट कहीं और चली है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर अब ठीक कब करना है ये बता दें बस। मैं उसी पे आ रहा हूं ना, जरा थोड़ी सी मुझे टाइम दे दें। आप वहां स्टूडियो में बैठे हैं और मलिक साहब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं तो यार सदाकत बोला ही नहीं हूं, मुझे मेरे को तो आप ऐसे बिल्कुल रस्सा कस के बैठे होते हैं। अच्छा मुझे मौका दें। ठीक मंसूर साहब, सर पहले 5 महीने पीपल्स पार्टी के इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ 11%, पहले 5% मुस्लिम लीग नून के इजाफा हुआ इन्फ्लेशन में 4%, पहले 5 महीने पीटीआई के इजाफा हुआ 1%। अब आपको बताता हूं मैं कि सदाकत साहब, कोई दुनिया का जो बिल्कुल प्री जो एमबीए के स्टूडेंट होगा ना, वो भी आपको ये बता देगा कि इन्फ्लेशन के कंपैरिजंस जो हैं वो प्रीसीडिंग ईयर या
पिछले साल के साथ आप कर सकते हैं, पिछले 5 साल की आपने उठा के कंपैरिजन, क्या डॉलर के रेट को इक्वेट कर लिया, क्या बाकी ग्रोथ को आपने इक्वेट कर लिया, किस तरह से क्या आपने वो मुझसे कंपैरिजन बहस ड्रॉ करेंगे किया? ना? अच्छा, Who are those people जो ये कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे ये हैं? होगा। अच्छा मैं कैसी बात कर रहे हैं? सदाकत साहब मेरी बात सुने, ऐसे बड़ी देखिए बात मेरी बात सुने, सोचते हैं, सदाकत साहब, लड़की की इंतहा सदाकत साहब सुने मेरी बात सुने एक सर, आवाज कम ये आ जो रही फिगर है। है सदाकत साहब, मुझे ये बोलने जो नहीं फिगर दे है 1% का, इसको रीथिंक कर लीजिए। यकीन करें इस 4 वक्त to 8%। आप पता है क्या बता रहे हैं इस वक्त लोगों को? आप लोगों को बता रहे हैं कि जो 100 रुपए की चीज थी उसका रेट 1 रुपए बढ़ा है। आप ये बता रहे हैं ये लोगों बता को, रहे हैं। जिसका जो चीज 1000 रुपए की थी उसका रेट 10 रुपए बढ़ा है, जो चीज 10,000 रुपए की थी उसका रेट 100 रुपए बढ़ा है। सर लोग हंसेंगे इस बात के ऊपर, सदाकत साहब दोबारा सोच लें इस कंपैरिजन बात कर कैसे सकते हैं आप? Electricity मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बीच में ऐड करते हैं, कैसे आप कर रहे हैं? अच्छा, मेहरबानी करेंगे अगर- उसको इंक्रीज दे रहे हैं। बोल अगर मेहरबानी करेंगे, ये सारी बातें मुझे समझ है, अगर मुझे बोलने दें मैं एग्जैक्ट फिगर्स ब्यूरो ऑफ अच्छा स्टैटिस्टिक्स चले के सामने एक काम रखता हूं। करते यार हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये काम है जो आप सदाकत करवा रहे हो उसे। साहब आपका राइट है, आपका राइट है मंसूर बोलना। साहब, पता क्या नहीं, बात है? मैं सुने, आपका राइट है बोलना। आप अपनी बात सर मेरी करके बात सुन लेना, उसको मैं पक्का ठप्पा लगा के और सर जी गलत मेरी सुन बात लो, को गलत साबित और सर जी करके गलत सुन आगे लो, चले जाएंगे, लोगों को क्या समझ सर जी गलत सुन लो, मैं ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आने दें, आपके पास माइक होगा, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। नहीं, पर और आप जवाब बात सही करें, दें, बात आप जवाब सही देंगे। 2 मिनट देंगे, मैं अपनी बात एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैं 2 मिनट नहीं दूंगा, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी, 1 मिनट दूंगा। आप 60 जहाँ सेकंड में आप पे जवाब देते दें। हैं, वो बात 60 में सेकंड में आपको कोई नहीं रोकेगा। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आ हैव टू आंसर दिस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद 1% के इन्फ्लेशन के ऊपर सदाकत अब्बासी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सदाकत अब्बासी साहब ने ये कहा कि इन्फ्लेशन 1% हुई है, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है 1 रुपया उसका रेट बढ़ा है, अगर 1000 रुपए की है तो उस पर 10 रुपए बढ़े हैं, और अगर वो 10,000 रुपए की चीज है तो उस पर 100 रुपए बढ़े हैं, और अगर वो 1 लाख रुपए की चीज है तो 1,000 रुपए सिर्फ उसकी कीमत बढ़ी है। वो बोलना चाहते हैं, उन्होंने कहा मुझे इंटरप्ट किया जाता है, मुझे खुल के बोलने दिया जाए। सदाकत अब्बासी साहब, नेक्स्ट 60 सेकेंड्स विदाउट एनी इंटरप्शन आपके लिए। मंसूर, मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सरकारी जो रेट्स है उनकी बात कर रहा हूं। हमें जुलाई में हुकूमत मिली, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 5.8% था, और इस वक्त 6% से ज्यादा 6.3 6.4% है। मैं ये बड़े वसूख से कहता हूं, इन्फ्लेशन रेट में 1% का इजाफा हुआ। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि चीजें 1% से बढ़ी हैं। अगर पीटीआई के पहले 5 महीनों में इन्फ्लेशन रेट में 1% का इजाफा हुआ, तो मुस्लिम लीग नून के पहले 5 महीनों में 4% हुआ था जी। और पीपल्स पार्टी के पहले 5 महीनों में ये 11% था। ये फिगर्स वो हैं जो कोई भी इकोनॉमिस्ट कर सकता है। अब दूसरी बात मैं कर लूं। आपने कहा अच्छा क्या हो रहा है, 1100 अरब रुपए का खसारा जो हुकूमत पाक, जो आम लोग टैक्स दे के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की नाअहली पीआईए, रेलवेज, स्टील मिल्स और पब्लिक कॉर्पोरेशन का पे कर रहे थे, उनको सरमाया पाकिस्तान के तहत ठीक करने का पूरा प्लान आ गया है। बजट का करंट अकाउंट का खसारा 18.5 अरब से 12 अरब का होने का पूरा प्लान हो गया है। मंसूर, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गए, इंपोर्ट कम होना शुरू हो गए, जो आपका फॉरेन सेक्टर है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। मैं तमाम बातों का हर फोरम पे जिम्मेदारी से डिफेंड करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे सर। शहबाज साहब, बोले चीजें एक्सप्लेन। मैं पिछले 12 साल से हर महीने ये इन्फ्लेशन के नंबर रिपोर्ट करता हूँ। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसका ये इशारा कर रहे हैं, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर ठीक है, ये वोलाटाइल होता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और 1% से कम बढ़ा है जी, ये मतलब ठीक इनका कंपैरिजन है। जो पॉलिसी रेट डिटरमिन होता है शरह सूद, वो नॉन फूड और नॉन एनर्जी के बेस पे होता है, जो इस वक्त 8.4% और पाकिस्तान की ये गालबन 6-7 साल की तारीख है सबसे ज्यादा है। यार शहबाज साहब, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी गल सुनो, मेरी रिक्वेस्ट है। और सर, हम लोग ना आम पाकिस्तानी हैं, हमें नंबरों में ना घुसाएं। मुझे शहबाज भाई सीधी सीधी बात बताएं, महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है, और कितनी बढ़ी है, तारीख की बुलंद तरीन मुझे सिर्फ उसके बारे में बताएं। मुझे लोगों आम पाकिस्तानियों वाली बात करें बस।
तारीख की बुलंद तरीन सतह पे शहबाज साहब, मंसूर साहब, सिंपल बात ये है कि ये जो एवरेज, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है वो तो एवरेज नंबर लेता है ना, ठीक। वो मुख्तलिफ शहरों में जाता है और एवरेज नंबर लेता है। ठीक। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसकी नहीं, बुनियादी food वजह ये inflation है और दूसरे कि inflation में पिछले फर्क एक है, साल ये में भी बता सकते हैं ना। आपका रुपया जो है वो 32% डिवैल्यू हो चुका है, डिवैल्यू हो चुका है। जिसमें 15% चॉइस साहब, डिवैल्यूएशन इनके चॉइस 5 साहब, महीने में हुई है। चॉइस साहब, देखिए ये जितनी बात वो कर कह रहे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर से बेहतर परफॉर्मेंस है नहीं हमारी। वो इसलिए नहीं हो रही, वो सबको नजर आ रहा है। इनको ये नहीं पता कि एक अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो इन्होंने तो फूड इन्फ्लेशन और जो दूसरा इन्फ्लेशन है उसका फर्क है। मेरे भाई फूड इन्फ्लेशन CPI को आप बताओ, कंज्यूमर हमारे साथ प्राइस कंसिडर करें। इंडेक्स, ये ना कहें पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब आप हमें भी बात कर रहे हो यार। मुझे पता जितनी पड़ी हुई है, छोड़ दे इस बहस। भाई साहब हमें पढ़ने मुझे दो। पता नहीं पड़े हुए आप, कि छोड़ मुझे दे इस पता बहस नहीं है को। economics में। अगर मेरे साथ बहस करनी तो मैं किसी ने अपने किसी और को फाइनेंस एक्सपर्ट को बुला देना, मैं बता दूंगा। इस बहस में ना उलझे। फूड इन्फ्लेशन इसका फर्क है। जब एक खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है कि जी मैं किसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाऊंगा, और सबसे ज्यादा भरमार की उसने पिछले बजट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस की। आइंदा में अभी आप प्रोडिक्शन दे रहा हूँ 23 जो अभी आ रहा है सप्लीमेंट्री बजट, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स की भरमार आ रही है और इतने मैंने कहा कोई नए taxes टैक्सेस नहीं आएंगे। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप डायरेक्ट टैक्स की बात, डायरेक्ट टैक्स तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता कि एनवायरनमेंट नहीं ऐसी, ना को बिजनेस मिल रहा है, ना फेडरल FBR से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, लेकिन बिल गेट्स ने जो है वो लेटर लिखा है वजीर आजम को, उन्होंने कहा मैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक इन्वेस्टमेंट का माहौल ये क्रिएट हो रहा कहानी है। है, ये सर कहानी है। मैं नहीं सर, सुनाए। लेटर लिखा है। ये बात सुने, कहानी है। मैं सुनाए। 10 अरब की वो बात है और ये ऐसी सऊदी अरब के ऐसी साथ। मुर्गी 10 अरब अंडे वाली डॉलर कहानी है। मत सुनाए। तेल की। हकीकत यह है Oil कि आपका refining अपना की। इन्वेस्टर, अपना इन्वेस्टर इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है? क्या वो इस वक्त, मुझे ये नहीं, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे ये नहीं पता कि कल को टैक्स रेशो क्या। मलिक साहब, आखिरी सवाल क्योंकि आपसे नून लीग से सर रिलेटेड है। एक सर वो नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाने वाली है, मैं अर्ज करूं। क्या तैयारी है? मरियम बीबी भी दोबारा अंदर जाने वाली है, मतलब क्या तैयारी है? मैं अर्ज करूं, जो वैसे अब्बासी साहब ने फरमुदात दी है ना 1% वाले, वो 60 सेकंड में नहीं एक्सप्लेन हो सकते, उनके लिए 60 घंटे भी दे सर दें। 1% तो 1 मिनट ही होता है। सुने ना, आप 60 घंटे भी दे एक्सप्लेन नहीं हो गए, हमें मारी जाएंगे इधर उधर से उठा के। कोई ऐसी बोंगी कैसे एक्सप्लेन हो सकती है? मकसद ना सिर्फ सर, इस तरह ये ना करें। मैं- गेस्ट मेरे- है। चैलेंज करता हूं, अगर मुझे चैलेंज करें टीवी पे चैलेंज करता हूं, फिगर मेरा अब्बासी एक ही साहब। गलत साबित हो जाए। अच्छा चलो एक नहीं है, सेकंड। food- एक अच्छा, सेकंड। मैं एक सवाल करूं, मेरे टाइम बड़ा कम है। सदाकत साहब, सर यार, इनको सीधा मेरा सीधा मिनट भी दे दे, सर explain करें यार, आखिरी कैसे सवाल, करते हाँ या ना में सिर्फ जवाब दे दें। सर, बंदे के वास्ते आम जेडी रोटी है जो उसने रात को खानी होती है, वो महंगी हुई है कि सस्ती हुई है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे, बस बात खत्म। ये कहता है 10 का हाँ या ना में? बड़ी है महंगाई, बड़ी है रोटी महंगी। बहुत हो गई। शुक्रिया सदाकत अली बासी साहब, मलिक अहमद नवी चॉइस है, शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अगर आपका बिल ज्यादा है तो एहसास कीजिए इस वक्त मुल्क को आपकी जरूरत है। थोड़े से पैसे अगर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि हमारे कप्तान ने कहा है कि इंशाअल्लाह हालात ठीक होंगे। हम पुरुमीद हैं और दुआ करते हैं कि हमारे कप्तान कामयाब हो। प्रोग्राम टू द पॉइंट, सब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।